हेलो साथियों, आज हम रसायन विज्ञान का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं सेट से क्वेश्चंस को छांट करके वीडियो में लेके आता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में किस प्रकार के साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? किसका किसका पूछ रहा है? तो बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दोनों का घटक इन चारों में से क्या होता है? तो ये हो जाएगा मेथेन। मेथेन जो है साथियों, ये बायोगैस में भी होता है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? साथियों, जो कार्बन के यौगिक होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये पूछा गया। तो क्यों नहीं होता साथियों? तो उसमें कोई आयन नहीं बनते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें आयन नहीं बनते हैं, जिसके कारण वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एका शब्द लगाकर किया गया था? तो एका शब्द किस में लगा करके किया था? तो हो जाएगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इन सभी नामों से पहले एका शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है पहला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। तो साथियों, जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हम तनु अम्लों से अपक्रिया करवाएं तो क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? अम्ल क्षार सूचक कौन सा नहीं है साथियों? तो हो जाएगा स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर जो है वो अम्ल क्षार सूचक नहीं होता है। इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी आपसे घ्राण सूचक पूछता है, घ्राण सूचक पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। घ्राण सूचक में आ जाता है हमारा प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। इसको याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ये भी आपको याद होना चाहिए। और कभी प्राकृतिक सूचक पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक सूचक में आप याद रखिएगा, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का पौधा, उसके बाद पेटूनिया आ जाता है, पेटूनिया। इसी के साथ साथ आपको हल्दी भी याद रखना है, हल्दी आ जाता है। तो ये सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे रेलवे ग्रुप डी में। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो इसमें हम उन क्वेश्चंस को लिए हैं जो पहले वाले वीडियो में सम्मिलित नहीं किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो अब पूछ रहा है कि मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। तो मेंडलीव की जो वर्गीकरण की विशेषता थी उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो पहला है, उन्होंने तत्वों को समूहों और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। ये तो सही है। मेंडलीव ने जितने भी तत्वों को वर्गीकृत किया था वो किस रूप में किया था? तो समूह और आवर्त के रूप में। पहला तो सही है। दूसरा, वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिसकी खोज बाद में हुई। ये भी सही है। उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को
दोनों गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ये भी सही है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर व्यवस्थित किया था। अगला है समस्थानिकों की सही स्थिति, ये गलत है, क्योंकि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक समस्थानिक की खोज हुई ही नहीं थी, तो उसका सही स्थिति वो बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनाने के बाद खोजे गए। तो ये गलत है। और क्या बाद में खोजे गए? तो अक्रिय गैस बाद में खोजे गए थे, इसको भी याद रखिएगा, अक्रिय गैस बाद में खोजे गए थे। और मेंडलीफ के जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या भी आप याद रखिएगा 56 थी। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, ये भी आपको याद रखना है। और मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम तक लागू होता था। इतना आपको मैं पॉइंट बता दिया हूँ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? तो किसे निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है? तो साथियों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई भी पदार्थ यदि ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया तो उसे ऑक्सीकृत हुआ बोला जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए तो क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकृत हुआ बोला जाएगा। ठीक है। अब याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन अकेले था, अभी क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो अब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकृत हुआ। ठीक है, कार्बन जो है वो बोला जाएगा कि ऑक्सीकृत हो गया। अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन पहले से रहता और ऑक्सीजन अलग हो जाता, मान लीजिए कि ये कोई तत्व है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अभी बाद में क्या हो? ऑक्सीजन इससे अलग हो जाए, ऑक्सीजन इससे क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो इस कंडीशन में अपचयित हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपचयित हुआ माना जाएगा। इसको आप खूब अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। ऑक्सीकृत कब माना जाएगा? जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा। अपचयित कब माना जाएगा? जब ऑक्सीजन उसके साथ से हट जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो सिलिकॉन के द्वारा जो लंबी श्रृंखला बनाई जाती है वे सभी यौगिक जो होते हैं अति अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के द्वारा जो लंबी श्रृंखला बनाई जाती है वो यौगिक कैसे रहते हैं? तो अति अभिक्रियाशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? तो अधात्विक रूप क्या है? अभ्रक। अभ्रक साथियों जी अधात्विक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो अगर हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए साथियों? साधारण नमक चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अमोनिया गैस चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें बेकिंग सोडा बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का गठन करता है? तो साथियों, डोबेराइनर जो थे ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि डोबेराइनर जो थे ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो एक रूसी वैज्ञानिक थे। और इनके ऊपर एक और बात रखना है, याद रखना है कि इन्होंने अपना वर्गीकरण जो है ये 1817 में शुरू किया था। 1817 में शुरू किया था और जब इन्होंने वर्गीकरण स्टार्ट किया था तो उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 30 थी। ये आपको याद रखना है। कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 30 थे। और डोबेराइनर कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो रूस के। वर्गीकरण कब किया? 1817 में किया। इतना तो आपको याद रखना है डोबेराइनर से संबंधित तथ्यों को। अब आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि डोबेराइनर ने 3 त्रिक बनाए, उनमें से कौन सा त्रिक इस ऑप्शन में दिया गया है?
तो साथियों उनका जो एक त्रिक था वो था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उन्होंने टोटल 3 त्रिक बनाए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। कितने त्रिक बनाए थे? तो वो पूरे वर्गीकरण में केवल 3 त्रिक ही बना सके। उसमें से एक त्रिक हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था और पहला वाला जो था वो हो जाता है सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एक ये हो गया था उनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक था बेरियम, कैल्शियम, बेरियम और सिलिकॉन। गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर स्ट्रेंशियम आ जाएगा साथ में, स्ट्रेंशियम था, याद रखिएगा स्ट्रेंशियम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया माना जाएगा? तो द्विविस्थापन नाम में ही आपको छिपा हुआ है इसका उत्तर। द्वि मतलब होता है दो, विस्थापन माने अलग होना। जहाँ पर दो तत्व एक दूसरे के साथ अलग होंगे उसी को द्विविस्थापन बोला जाएगा। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। जैसे पहले वाले में देखिए, तो पहले क्या था कि दो अलग अलग थे, दोनों जुड़ गए, एक बन गया, तो ये हो जाएगा संयोजन का उदाहरण। संयोजन माने होता है जुड़ना, यानी दो अलग अलग थे, दोनों जुड़ करके एक हो गए, तो उसको क्या बोल देंगे? संयोजन बोल देंगे। अभी दूसरे वाले में अगर हम देखें तो आप देखिए तो जेडियन अलग था अकेले और यहाँ पर FeCl3 था। अगले वाले में हम देख रहे हैं कि जेडियन जो है Fe के स्थान पर आ गया। जहाँ पर Fe था, ये Fe जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ गया साथियों? जेडियन आ गया। ठीक है, और Fe क्या हुआ? अलग हो गया। तो इसको बोला जाता है विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? विस्थापन। कितना विस्थापन? तो एकल विस्थापन इसको बोला जाएगा, एकल विस्थापन। तीसरे वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए तो पहले H के साथ Cl था, यहाँ K के साथ OH था, लेकिन अगले वाले में देखिए K के साथ कौन आ गया? Cl आ गया, यानी जो ये K था OH वाला उसके साथ Cl आ गया और जो H Cl के साथ था उसके साथ में O आ गया। तो यहाँ पर दो तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा द्विविस्थापन। इसको आप याद रखिएगा, द्विविस्थापन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में प्रश्न में पूछा गया है कि द्विविस्थापन कौन सी है? तो द्विविस्थापन हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। अगर हम चौथे समीकरण की बात कर ले जो दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा विखंडन। ये याद रखिएगा, विखंडन हो जाएगा। विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक यौगिक दो भाग में टूट जाता है तो उसको बोला जाता है विखंडन। तो लास्ट वाला किसका उदाहरण है? विखंडन का उदाहरण है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो साथियों ये हो जाएगा विखंडन का उदाहरण। कौन सा विखंडन? तो प्रकाश अपघटन बोलिए चाहे प्रकाश विखंडन बोलिए, तो ये प्रकाश विखंडन का उदाहरण है। एग्जाम्पल में देख लीजिए तो ये हो जाएगा AgCl। ठीक है, 2AgCl हो जाएगा। इसको अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो ये टूट जाता है 2Ag में और बन जाता है Cl2। इस तरह से दो अलग अलग पार्ट में ये टूट जाते हैं, तो इसको बोला जाता है विखंडन। कौन सा विखंडन? तो प्रकाश विखंडन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसा इसका समीकरण बनता है। और अगर AgCl की बात करें, हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें, तो इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी, इसको आप याद रखिएगा, फोटोग्राफी में। इसी तरह से एक और हमारा यौगिक होता है जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी आप याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में Kl और m कोषों का क्रम क्या है? तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कोष से संबंधित प्रश्न है, तो Kl और m के बारे में पूछा है। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो क्रम होता है उसको बोला जाता है Kl, m और n। इस तरह से इसका क्रम होता है। सबसे पहले क्या रहता है? K, उसके बाद रहता है L, फिर रहता है m, फिर रहता है n। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में रहते हैं 8, फिर इधर आ जाता है 18 और n में हो जाता है 32। तो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होती है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि
कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है आप देख रहे हैं यम में, तो यम सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस में यल में, उसके बाद किस में के में। इस तरह से हमारा क्रम बनेगा, तो जो कि चौथे वाले में आप देख रहे हैं ऐसा क्रम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक आपको सभी तत्वों का याद होना चाहिए। जब तक परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं होगा तब तक आप साझे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे और ना ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो कम से कम आपको 20 तक परमाणु क्रमांक याद रखना है। हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो पूछा है उसका। तो दोस्तों नाइट्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो उसका हो जाता है 7। ठीक है साथियों, अभी 7 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा, ये के यल एम में अगर हम इसको बांटें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से 2 हम यहाँ दे दिए तो बचा कितना, 5 बच गया। साथियों आप देख रहे हैं कि यल वाला जो कोष है अभी खाली है। यल में होता कितना इलेक्ट्रॉन है साथियों, 8 होता है। 8 होना चाहिए लेकिन है कितना, 5 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, तो 3 चाहिए। इसी तरह से N2 बोला है ना, N2 का मतलब N कितना रहेगा, 2 रहेगा। N कितना रहेगा साथियों, 2 रहेगा। जब दोनों जुड़ेंगे तब N2 बनेगा। ठीक है, तो अभी एक नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर दूसरे हम N में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो दूसरे में भी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल साझा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 और 3 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए साझा करने के लिए, तो टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे वाले में भी 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6। तो साझे में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 6। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। अभी हाइड्रोजन से अधिक बताना है कि किसकी अभिक्रियाशीलता होती है। तो हाइड्रोजन से कम वाला अगर हम पता कर लें तो ज़्यादा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हाइड्रोजन से कम में आ जाएगा आपका Ag, Au, याद रखिएगा Ag, Au, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाले हैं। ठीक है, तो Ag, Au अगर कहीं पर आ गया तो समझ जाइए कि वो हमारा श्रेणी नहीं होगा। जैसे पहले वाले में देखिए Au आ गया, दूसरे वाले में देखिए Ag आ गया, तीसरे वाले में देखिए तो हमारा क्या आ गया, Hg आ गया, जो कि Hg भी कम रहता है, Hg। इन तीनों में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से कम वाले तत्व तो आ गए हैं, तो यानी कि तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। आंसर कौन सा बच गया हमारा, तीसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल तक देखी गई है। यानी कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहाँ तक उसका नियम लागू होता है, तो साथियों कैल्शियम तक। तो आवर्तिता कहाँ तक है, कैल्शियम तक है, यानी कैल्शियम तक ही उसका नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से धावन सोडा के उपयोग नहीं है। तो धावन सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है साथियों, ये बताना है। तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में ये होता है। सोडा एसिड अग्निशामक में इसका नहीं होता। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए ये होता है। तो कौन सा नहीं है, तो दूसरा नंबर नहीं है। पहला और तीसरा उपयोग है, दूसरा वाला इसका उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक संकर संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। तो एक संकर संकरण में हमें 2 विपरीत पौधे चाहिए, X और Y, 2 विपरीत पौधे हमें चाहिए संकर कराने के लिए। तो कितने, 2, कौन कौन से, तो विभिन्न में आ जाएगा आपको 2 विपरीत। ठीक है, 2 विपरीत प्रकार के पौधे हमें चाहिए संकर करवाने के लिए। तो कुल पौधों की संख्या पूछा है तो हम बता देंगे 2। अगर पूछ लेता कि विपरीत होंगे या समान होंगे तो हमें बताना होता विपरीत प्रकार के। अगला क्वेश्चन हमारा है C3H6 की समजातीय श्रेणी से संबंधित है।
अब C3H6 किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको श्रेणी से संबंधित पूछे प्रश्न समजातीय श्रेणी से, तो आप सिंपल सा करिए, जैसे 3C है तो पहले C को ऐसे लिख लीजिए 3C, तो 3 बार C लिख दिए। अभी H कितना है 6, तो सभी के साथ 2 H जोड़ दीजिए। सभी के साथ क्या जोड़िए 2 H, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ पहले जोड़ना है, सभी को क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ सबको जोड़ देंगे। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ हम जोड़ दिए, 3C था 3C आ गया, 6H था 6H आ गया। लेकिन कार्बन के साथ क्या होता है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, 4 होते हैं। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम अगर पूरा करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बना है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। साथियों जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो हो जाता है एल्कीन, याद रखिएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बन जाता है, याद रखिएगा एल्काइन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो एल्काइन समूह का है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड बन जाता तो वो हो जाता हमारा एल्केन समूह का, एल्केन समूह, याद रखें। यहाँ सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा एन इन आइन, एन देखिए याद रखिएगा एन इन आइन, ऐसा याद रखिएगा एन इन आइन, तो आपको पकड़ में आएगा। एन का मतलब 1, इन का मतलब 2, आइन का मतलब 3, ऐसा पकड़ लीजिएगा। एन इन आइन में आप याद रखिएगा 1, 2 और 3, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण नहीं है। तो वर्गीकरण का उपयुक्त कारण इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पहला है विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों को सहसंबंधित करना, ये सही है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति को समझना, ये भी सही है। तत्वों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना, ये गलत है। रंग के अनुसार स्थान नहीं दिया गया था। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तित को समझना, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, तो तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है। तो साथियों क्या पूछ रहा है, दहन अभिक्रिया। तो साथियों जब दहन अभिक्रिया पूछा जाएगा तो हम सभी लोग जानते हैं बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ दहन नहीं हो सकता, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है, ये आपको याद रखना है। तो उसमें क्या है कि तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कोई भी तत्व जो है वो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो साथियों वो दहन अभिक्रिया बोला जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का तात्पर्य है टूटना। टूटेगा कब, जब एक हमारे पास यौगिक हो और ये 2 भाग में टूट जाए। 2 भाग में क्या हो, टूट जाए। पहले क्या था, एक भाग में था, फिर क्या हुआ 2 अलग अलग भाग में टूट गया, तो इसको बोला जाता है अपघटन। तो इसमें देखिए ऑप्शन में पहले में क्या कह रहा है कि जब एक तत्व अन्य तत्वों को विस्थापित करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जब एक यौगिक टूट करके 2 अलग अलग भाग में टूट जाता है, ये हमारा अपघटन वाला होगा अभिक्रिया। दूसरे में देखिए, दूसरे में कह रहा है कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा दे दिया, इसलिए ये भी नहीं है। अगर ऊर्जा नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तीसरे में है जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ये सही है। सरल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अगले में कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ये हो जाता है संयोजन, इसको संयोजन बोलते हैं, ठीक है।
जब दो यौगिक मिल करके एक यौगिक का निर्माण करता है तो संयोजन हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर अपघटन पूछा था, इसलिए हम ये याद रखेंगे नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का। मृदु खाद्य अम्ल, और मृदु खाद्य अम्ल में किसका उपयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। कभी कभी ऐसा मृदु खाद्य अम्ल ना दे करके ऐसा टार्टरिक अम्ल दे करके पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना है। मृदु खाद्य अम्ल के स्थान पर क्या दे सकता है? टार्टरिक अम्ल दे सकता है। तो बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का, या फिर आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा खाद्य अम्ल का, ऐसा याद रखिएगा। अगला है, अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में उस समूह को पहचानिए। तो साथियों, वो समूह हो जाता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उनके अंदर दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। जिस भी वर्ग में रीढ़ की हड्डी होगी उन सभी में दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी अगर है तो उसमें रक्त का दोहरा परिसंचरण है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है तो कैसा परिसंचरण होगा? दोहरा परिसंचरण होगा। ठीक है, अपवाद में है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पूछा गया है। तो पहले में बोला पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम सब पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा है क्लोरोफार्म निर्माण के लिए, ये भी सही है। और तीसरा है हमारा ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए, ये भी सही है। यानी तीनों हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में युग्म निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा होता है। ठीक है, जब युग्म का निर्माण होता है तो उस समय आधे आधे गुणसूत्र उनके माता और पिता के द्वारा संतान में दिया जाता है। तो आधा उसके माता के द्वारा दिया जाएगा, आधा उसके पिता के द्वारा। ठीक है, और आधा आधा मिल करके पूरा उसके बच्चे के अंदर गुणसूत्र आ जाते हैं। मेल में अगर बात करें तो मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो 22+ होते हैं। 22+ में X रहते हैं, और पुरुष में होते हैं 22+X या फिर 22+Y, ये पुरुष के गुणसूत्र होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का मुख्य दोष था? तो डोबेराइनर के त्रिक का पहला दोष जो था वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। ठीक है, इसको तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। डोबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक बना सके थे, ये उनका मुख्य दोष था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पौधों के श्वसन के संबंध में क्या बताना है, गलत कथन कौन सा है? तो पहला, बड़े अंतराकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं, सही है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र बोला जाता है, और उसी के द्वारा वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है, ये गलत है। ठीक है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो दिन के दौरान पौधे के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घ्राणग्राही की अनुभूति में सहायक होती है। जो घ्राणग्राही होती है वो किस चीज़ के अनुभूति में सहायक होती है? तो गंध के। गंध माने जो हमें स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल किससे हमें पता चलती है? तो घ्राण ग्रंथि के
घ्राणग्राही के द्वारा। याद रखिएगा, इसको भी, ये बायो का क्वेश्चन से बीच बीच में आ गए हैं, तो इसको भी हम सब देखते हुए चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, धावन सोडा प्रकृति में होता है। तो साथियों, धावन सोडा की प्रकृति इसमें पूछ रहा है कि कैसा होता है। तो धावन सोडा साथियों क्षारीय होता है। याद रखिएगा, क्षारीय। अगर धावन सोडा का अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो ये हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम भी याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम हो जाता है। अगला, जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो इसको साथियों उदासीनीकरण बोला जाता है। उदासीनीकरण कब बोला जाएगा, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे और लवण बना देंगे। ठीक है, अम्ल क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाएंगे तो उस अपक्रिया को बोला जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, अब हमें एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए चलना है। देखिए, जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें अंतर कितने का मिलना चाहिए, CH2 का। ठीक है, कितने का अंतर मिलना चाहिए, तो साथियों CH2 का अंतर मिलना चाहिए। कार्बन में एक एक करके अंतर आना चाहिए, हाइड्रोजन में दो दो का अंतर आना चाहिए। तो हम पहले वाले में देखते हैं, कार्बन में देखिए 2 था, फिर 3 आया, फिर 4 आया। तो कार्बन जो क्या कर रहा है, वो एक एक करके बढ़ रहा है। ये तो सही है, क्योंकि कार्बन एक एक करके बढ़ना चाहिए। हाइड्रोजन कैसा बढ़ना चाहिए, दो दो करके। तो हम देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन चेक करें तो हाइड्रोजन 2 था, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। तो हाइड्रोजन दो दो करके बढ़ रहा है और कार्बन एक एक करके बढ़ रहा है, तो ये तो सही हो गया। दूसरे में देखते हैं तो कार्बन 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हो गया। कार्बन तो सही है। हाइड्रोजन चेक करते हैं तो 2 4 6, ये भी दो दो करके बढ़ गया, ये भी सही है। अब हम तीसरे में चेक करें तो कार्बन 1 2 3, कार्बन तो यहाँ सही है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं तो 4 है, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन दोनों स्थान पर 6 6 आ गया, यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था। 4 होता 6 होता तो अगला क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 6 दे दिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले में देखिए तो यहाँ पर 3 2 5 5 2 7, यहाँ पर C दो दो करके बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन देखिए तो 6 4 10 फिर 4, यानी हाइड्रोजन कैसा बढ़ रहा है, 4 4 करके। अगर हम यहाँ से 2 और यहाँ 4 है तो 2 कॉमन कर देते हैं, 2 अगर कॉमन कर देंगे तो CH2 बन जाएगा, जो कि हमारा फिर से यही वाला ऑप्शन मिल रहा है। आप ऐसा देख करके घबराइएगा नहीं, यहाँ पर 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो CH2 हमारा बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसा करके आपको पकड़ना है। अब घबराना नहीं है बहुत सारा देख करके, अगर आप संयम बना करके लगाएंगे क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करके फिर से पढ़ लेते हैं। एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करना है तो किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवर्त सारणी जो है, याद रखिएगा, आवर्त सारणी में इस तरह से कुछ समूह है, ठीक है, और इस तरह से कुछ आवर्त हैं, ऐसा समझिएगा। जो ऐसा ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन को बोला जाता है वर्ग या समूह, वर्ग बोला जाता है या समूह बोला जाता है, और इस क्षैतिज वाली इसको बोला जाता है आवर्त। ठीक है,
अगर हम समूह में ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे, ये जो समूह है, समूह में ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं तो संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयोजकता समान रहती है, ऊपर नीचे चाहे जहाँ जाएंगे एक समूह में संयोजकता समान रहती है। तो क्या हो जाएगा, संयोजकता स्थिर रहती है। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें साथियों, तो ऊपर से जब हम सब नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे, इस तरह से आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तब पर भी परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना से की थी। तो साथियों, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसकी तुलना किसके द्वारा की गई थी? तो बोल सकते हैं कि इसकी तुलना किससे की गई थी? तो उसकी तुलना जो है संगीत के स्वरों से की गई थी। संगीत के स्वरों में जैसे बोला गया था कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, फिर नी, लास्ट में क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह संगीत का पहला और अंतिम स्वर समान रहता है, सेम उसी तरह से जो उनकी आवर्त सारणी थी उसमें पहले तत्व की जो गुण थे वो लास्ट वाले तत्व के समान थे। इस तरह से उन्होंने संगीत का उदाहरण दिया था। अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब कार्बन की बात करें तो साथियों, कार्बन में कुल परमाणुओं की संख्या होती है 6। अब इसको अगर हम विन्यास करें तो पहले के, यल, यम और एन में इसको बांटेंगे तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अभी 6 में से तो 2 निकल गया, 2 हम के में रख दिए तो कितना बच गया, 4 बचा। तो 4 कहाँ चला जाएगा, यल में। तो यल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अपक्रिया में उत्पाद पी की पहचान कीजिए। अब बताना है कि पी कौन सा उत्पाद बनाएगा। अभी चूना पत्थर की बात की गई, चूना पत्थर की। तो साथियों, जो चूना पत्थर होता है उसका फार्मूला अगर हम सब देखें तो चूना पत्थर का फार्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। इसको अगर हम सब आगे बांटें तो ये हो जाता है हमारा CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। यहाँ पर H2O देना था, गड़बड़ कर दिया, H2O होना चाहिए, तब जाकर के ये CaO हमारा उत्पाद बन जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो साथियों, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें गलसुआ रोग हो जाता है। कौन सा, गलसुआ रोग। याद रखिएगा, गलसुआ, जिसको हम सब घोंघा भी बोल देते हैं कभी कभी। तो याद रखिएगा, घोंघा या फिर गलसुआ रोग, ठीक है। इसको गाउट भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, गाउट। इसका कई सारा नाम है, तो घुमा फिरा करके नामों को आपसे पूछ सकता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण हमें गलसुआ रोग हो सकता है, जिसको घोंघा या फिर गाउट रोग भी बोलते हैं। इसीलिए हमें जो नमक यूज करना होता है उसमें आयोडीन की मात्रा जरूर होनी चाहिए। थोड़ी सी आयोडीन की मात्रा होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में बनता रहेगा और हमें इस तरह के रोग नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ नहीं किया जाएगा? तो सबसे पहले हम सब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूले की बात करें तो ये हो जाता है CaSO4 × ½ H2O। ये हो जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम है, याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होगा, हेमीहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका उपयोग नहीं है। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए डॉक्टर लोग प्लास्टर बनाते हैं इसी से। और भवन निर्माण के सामग्री के रूप में
हम दीवारों को चिकना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम सब पीओपी बोलते हैं कि घर में पीओपी लगाएंगे। पीओपी का फुल फॉर्म हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम डैश करके कोष में डैश फिर किया इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूछ रहा है कि बाह्यतम कौन सा कोष होता है और बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साथियों, जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले के लिखेंगे, यल और यम, फिर यन लिखते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यल में कितना बच गया भाई, 6 बच गया, तभी तो दोनों को जोड़ करके 8 आएगा। तो 2 यहाँ रख दिए तो 6 बचा, तो 6 कहाँ रख देंगे, यल में। तो यल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे साथियों, 6 आएंगे। तो बाह्यतम कोष जो होगा वो यल होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत देरी से इसको बना रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, हमको लग भी रहा है। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, और जितना मेहनत करते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन, ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताना है, विस्थापन अपक्रिया। तो पहले वाले में देखिए, तो 1 था 2 हो गया, ठीक है, 1 था 2 हो गया, पहले 1 था फिर क्या हुआ 2 में बदल गया, तो ये हो गया विखंडन अपक्रिया। ठीक है, जब शुरू में 1 हो और अपक्रिया के बाद में 2 अलग अलग भाग में टूट जाए तो विखंडन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये संयोजन का उदाहरण है, यहाँ पर अलग अलग 2 थे फिर बाद में 1 हो गए, तो ये हो गया संयोजन का। चौथा वाला भी क्या है, विखंडन है। देखिए 1 भाग था बाद में टूट करके 2 भाग हो गए, तो ये भी विखंडन है। तो बचा क्या हमारा, दूसरा बच गया, दूसरा हो गया हमारा विस्थापन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये अब आ गया पूरा जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें इन सभी प्रश्नों को मैं इंक्लूड करूंगा। अभी ये हमारा हो गया साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन। तो चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। क्वेश्चन इतना ढूंढ करके मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, जो सभी क्वेश्चंस पिछले साल ग्रुप डी में पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरा ये वीडियो देखें उन सभी की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाए, और यदि उनका सिलेक्शन हो तो उनमें मेरा भी थोड़ा योगदान रहे कि हाँ ये वीडियो देखा था तो मेरा कुछ फ़ायदा हुआ था। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला वीडियो जब तक मैं लेके आऊँगा तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करिएगा। ठीक है साथियों।